हिंदुस्तान अखबार बुधवार 3 जून 2026। प्रभाकर मणि तिवारी जी का लेख है, बदलाव और बदला से गुजरता बंगाल। पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव का नारा दिया था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली उसकी सरकार के शुरुआती 25 दिनों के कार्यकाल के दौरान बदलाव भी नजर आ रहा है। और बदलाव भी भ्रष्टाचार के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के दर्जनों नेताओं की गिरफ्तारी और कई नेताओं के साथ विभिन्न हिस्सों में हुई मारपीट के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। तो असंतोष और बगावत से जूझ रही तृणमूल कांग्रेस की परिस्थिति को बदलाव के तौर पर बदलाव की यह झलक शुभेंदु मंत्रिमंडल के विस्तार में भी नजर आती है। सोमवार को भाजपा के जिन 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें पूर्व पत्रकार, पूर्व क्रिकेटर से लेकर घरेलू सहायिका तक शामिल हैं। पार्टी ने इस विस्तार में राज्य के तमाम इलाकों और समाज के तमाम वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया। इसके अलावा चुनावी संकल्प पत्र के वायदों के मुताबिक महिलाओं को 3,000 मासिक देने वाली अन्नपूर्णा योजना और सरकारी बसों में उनकी मुफ्त यात्रा के फैसले 1 जून से ही लागू कर दिए गए हैं। सरकार ने साल 2024 में सुर्खियां बटोरने वाले कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कांड की नए सिरे से जांच कराने का भी फैसला किया है। भाजपा ने आरजी कर पीड़िता की मां को अपना उम्मीदवार बनाया था, जो चुनाव तो जीत गई, लेकिन उनको फिलहाल मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। हालांकि चुनाव नतीजा के बाद राज्य भर में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों में तोड़फोड़ व आगजनी हुई और पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, उससे कई तरह के सवाल उठने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हिंसा के लिए सीधे भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। राजनीति के हलकों में भी सवाल उठ रहा है, आखिर तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा के आरोप लगाने वाली पार्टी सत्ता में आने के बाद खुद उसी राह पर क्यों चल पड़ी है। वैसे यह हिंसा अभी तृणमूल की चिंता का विषय नहीं है। यहाँ चुनावी हिंसा का दशकों पुराना इतिहास रहा है। दिक्कत यह है कि लगातार 15 साल तक राज करने वाली पार्टी सत्ता हाथ से निकलते ही बिखरती हुई नजर आ रही है। चुनावी नतीजों के बाद से ही पार्टी के नेताओं में इस्तीफा कर देने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे नेताओं में नगरपालिका और पंचायत स्तर के नेताओं के साथ ही शांतनु सेन जैसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी शामिल हैं। इसके साथ ही बागी नेताओं की सूची भी लगातार लंबी होती जा रही है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने पार्टी का भावी रणनीति व आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए अपना आवास पर पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन 80 में महज 19 विधायक ही वहां पहुंचे। नतीजतन बैठक रद्द करनी पड़ी। ममता के कार्यकर्ताओं ने मनोबल बढ़ाने के लिए धरने का अपना पारंपरिक हथियार भी अपनाया। पार्टी की एकजुट रखने की कवायद के तहत उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लंबे बयान दिए हैं। इस बीच पार्टी फर्जी हस्ताक्षर घोटाले में भी फंस गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में शोभनदेव चट्टोपाध्याय के चयन के समर्थन वाले तृणमूल विधायकों के पत्र में कथित तौर पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी होने का आरोप है। कई विधायकों के हस्ताक्षर संदिग्ध होने और उपस्थिति न होने के बावजूद पत्र में उनके नाम होने के कारण विधानसभा सचिवालय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले की जांच अब CBI कर रही है। जाहिर है फिलहाल ममता अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन चुनौती से जूझ रही है। किसी दौर में उन्होंने अकेले अपने बूते कांग्रेस से नाता तोड़कर नई पार्टी बनाई थी और सिंगूर व नंदीग्राम जैसे आंदोलनों की लहर पर सवार होकर महज 13 साल के भीतर ही वाम मोर्चा का 34 साल से जमाया राज छीन लिया था।
लेकिन अब सत्ता हाथ से निकलते ही उनके सामने पार्टी को एकजुट रखने की गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दलील है कि तृणमूल कांग्रेस ने सरकार में रहते जो कुछ बयान दिया था उसकी ही फसल काट रही है। अब उसकी हिंसा भ्रष्टाचार से त्रस्त आम लोग उसके नेताओं को निशाना बना रहे हैं। भाजपा सरकार के सत्ता संभालने के बाद उसके पहले 25 दिनों के दौरान बंगाल की ज़मीनी परिस्थिति में कितना बदलाव आया। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि पार्टी ने अपने कुछ चुनावी वायदों को लागू किया है और कुछ को लागू करने की दिशा में पहल की है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ उसका अभियान भी जारी है। तृणमूल कांग्रेस के दर्जन नेताओं की गिरफ्तारी हुई है और उनके करोड़ों की रकम बरामद की गई है। फिलहाल सरकार अपने फायदों को लागू करने की कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष के सांसदों से मारपीट जैसी घटनाएं उससे कटघरे में खड़ी कर रही हैं। इसलिए हिंसा रोकना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। भाजपा के कुछ नेताओं का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के 1/3 से भी ज़्यादा विधायक पाला बदलकर भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठे हैं, पर अभी पार्टी ने उनके लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। इसकी वजह यह है कि ऐसा करने पर आम लोगों की गलत संदेश जा सकता है। पहले दागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व की सलाह पर आगे कोई फैसला किया जाएगा। बंगाल के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ सरकारें बहुत जल्द नहीं बदलती। इतना ही नहीं, इतिहास भी यही कहता है कि कोई पार्टी सत्ता में आने के बाद सबसे पहले विपक्ष की जड़ें साफ करने में जुट जाती हैं। पहले वाम मोर्चा ने कांग्रेस के साथ ऐसा किया था। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद CPM व कांग्रेस राजनीति हाशिए पर पहुंच गई। लिहाजा अब सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा या जुझारू राजनेता रही ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब रहेंगी। फिलहाल कोई इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे सकता। अगला लेख है, हताश होते ट्रंप। लेबनान पर इजरायली हमलों के कारण ईरान द्वारा शांति वार्ता रोके जाने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खफा होना स्वाभाविक है। एक अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया कि ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कड़ी फटकार लगाई है। वेबसाइट की माने तो ट्रंप ने नेतन्याहू को यह कह डाला कि अगर मैं ना होता तो आप जेल में होते। मैं आपकी जान बचा रहा हूँ। आपकी हरकतों के कारण हर कोई आपसे और इजरायल से नफरत करने लगा है। इस दावे की सत्यता को परखे बिना कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के मिजाज और ईरान की जंग में उनके पास बचे विकल्पों को देखते हुए अतिरंजित खबर नहीं लगती। यह तथ्य है कि संघर्ष विराम बढ़ाने का एक तरफा ऐलान वाशिंगटन ने किया है। यह भी सच है कि तमाम अमेरिकी सर्वेक्षण ईरान युद्ध के बाद देश में ट्रंप को लोकप्रियता में रिकॉर्ड गिरावट दिखा रहे हैं, जबकि कुछ ही महीनों में वहां मध्यावधि चुनाव होने हैं। उधर हॉर्मुज से ऊर्जा आपूर्ति के बाधित होने से पश्चिम एशिया में मित्र देश ट्रंप प्रशासन से नाखुश है। कई रिपब्लिकन सांसदों ने भी ट्रंप की नीतियों का विरोध किया है। ऐसे में लेबनान में नेतन्याहू की कार्रवाइयाँ उनकी मुसीबत बढ़ती जा रही है। हालांकि इस युद्ध में एक महज सूचनाओं का भी है। अमेरिका ईरान दोनों तरफ एक से ऐसी बातें उछाली जा रही हैं जिससे दूसरे खेमे का सिराज बिखरता दिखाई पड़े। अभी चंद रोज़ पहले ईरानी मीडिया के सूत्रों के हवाले से एक खबर ने विश्व मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी कि ईरान के इस्लामिक गार्डकोपर्स के कट्टरपंथी खेमे की बढ़ती दखल अंदाजी से नाराज सदर पेजेशकियान ने सर्वोच्च नेता को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और कट्टरपंथी फौजी खेमे ने सत्ता हत्या ली है। कुछ घंटों में ही ईरान
राष्ट्रपति कार्यालय से इसका खंडन भी आ गया। यह बात इसलिए विश्व मीडिया को विश्वसनीय लगी क्योंकि इस वक्त ईरान की अंदरूनी सियासी हालत साफ नहीं है और कई बार तेहरान के बयान और IRGC की कार्रवाई में तालमेल का अभाव साफ दिखा। अमेरिका ईरान शांति वार्ता की मुश्किल वहाँ किसी फैसले को सर्वमान्य बनाना भी है। इससे सूरत हाल का स्वाभाविक ही पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति वैसे भी अपने बड़े बोलेपन से रोज़ सुर्खियां बटोरते रहे हैं, लेकिन ईरान युद्ध ने उन्हें गहरे एहसास कराया है कि जंग जुबान से नहीं जीती जा सकती है और अब हताश के उदागर सामने आने लगे हैं। निसंदेह इस जंग ने ईरान का बहुत आर्थिक नुकसान किया है, मगर अमेरिका ने कुछ कम क्षति नहीं उठाई। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण वह सामरिक आर्थिक नुकसान को फिर भी झेल लेगा, मगर अवधारणाओं की जंग में वह फिलहाल शिकस्त खाता हुआ दिख रहा है। दुनिया में सर्वशक्तिमान होने की उसकी छवि को इस युद्ध ने ऐसे गहरे जख्म दिए हैं कि जिनका भरना आसान नहीं होगा। ट्रंप प्रशासन अगर वाकई चाहता कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति हो तो उसे नेतन्याहू की महत्वाकांक्षाओं का लगाम लगानी ही पड़ेगी, वरना हर बीतते दिन के साथ राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में कमज़ोर पड़ते नजर आएंगे। यूरोप के साथी देश पहले ही उनसे दूर जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में भी अमेरिकी कूटनीति को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। नेक्स्ट है राहत की सांस। यद्यपि सुदूर पूर्व से शांति व सुस्थिरता के समज्ज्वल प्रकाश की हम बहुत दिनों से तक आशा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस विनाशकारी अंधड़ तथा भयंकर घटाटोप ने गत वर्ष 25 जून को कोरिया में अपने मनहूस पांव रखे थे, उसके मिटने का अभी कोई लक्षण ही दृष्टिगोचर नहीं होता। किंतु पेकिंग रेडियो की इस घोषणा से अवश्य ही बहुतों ने राहत की सांस ली होगी कि तिब्बत तथा चीन के बीच समझौता हो गया। समझौते की 17 शर्तों को मनन करने के बाद इस धारणा का उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि जहां पेकिंग सरकार ने तिब्बत को उसके स्वशासन की अखंडता का आश्वासन दिया है, वहीं ऐसी शर्तें भी रखी हैं जो कि तिब्बती जनता के स्वतंत्र जीवन के लिए कुछ बोझिल हो सकती है। तिब्बत पहले की भांति भविष्य में भी खुद मुख्तार रह सकता है, बशर्ते चीन केवल इस बात पर दृष्टि रखे कि तिब्बत में चीन विरोधी का कोई हलचलें नहीं होती। इसमें संदेह नहीं कि ज़माने के साथ तिब्बत को भी आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए तिब्बती जनता में शिक्षा का प्रचार आवश्यक है और उसे नवीनी प्रेरणा मिलनी चाहिए। दुर्गम पर्वतमालाओं से आविष्टित इस दुर्ग में आधुनिक सभ्यता एक दिन प्रवेश अवश्य करेगी। आंतरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के नाम पर यथास्थिति का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी स्मरण रहे कि तिब्बती जनता की स्वाभाविक शांति प्रियता उसकी अपनी परंपराओं तथा धार्मिक विश्वासों पर आघात नहीं होना चाहिए। वर्तमान समझौते की सफलता की कसौटी यही है कि चीन तिब्बत के आंतरिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप कर उसकी प्रगति में अधिकतम सहयोग देता है या नहीं। साथ ही यह भी देखना है कि दलाई लामा और पंचन लामा के संबंध कैसे रहते हैं और मुक्ति सेना की गतिविधियां कैसे चलती हैं। भारत सरकार संभवतः यह देख रही है कि तिब्बत के साथ भारत की व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों पर समझौते का क्या प्रभाव पड़ता है। संधि के अनुसार चीन की साम्यवादी सरकार तिब्बत में जो प्रशासक और सैनिक समितियां स्थापित करेंगी, उनके कार्यों से भारत चीन तथा तिब्बत के भावी संबंधों की स्थिति का पता चल जाएगा।
धनंजय चौपड़ा का लेख है अपनी बोली बानी की ओर लौटने की ज़रूरत। पिछले दिनों एक युवा कार्यक्रम के दौरान स्टोरी टेलिंग सत्र में मैं कहानियाँ सुना रहा था। कहानी के बीच में मैंने जैसे ही अपने शहर की बोली में एक मुहावरेदार डायलॉग बोला, पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा, मानो सभागार में बैठा हर युवा अपनी बोली बानी से में कुछ सुनने का इंतजार कर रहा हो। फिर मैंने आगे की पूरी कहानी स्थानीय बोली में ही सुनाई, जो खूब पसंद की गई। 1-2 दिन में उस कहानी की अनगिनत रील बन गई और वे सोशल मीडिया में छा गईं। अपनी बोली बानी की ओर लौटने का इससे बेहतर समय फिर नहीं आएगा, क्योंकि पहले नई शिक्षा नीति अपनी मातृभाषा में पढ़ाई और अब CBSE त्रिभाषा फार्मूले की बात कह रहा है। ऐसे में उम्मीद बनती है कि अपनी बोली बानी बचाने का काम पीछे आ रही पीढ़ियों के संग साथ किया जा सकेगा। यूनेस्को 2 बरस पहले से ही कह रहा है कि पिछले 6 दशकों में भारत की 250 से अधिक भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं और 197 भाषाएं व बोलियां विलुप्त के कगार पर हैं। तकनीक के भरोसे आगे बढ़ने के समय में पूरी दुनिया में बोलियों का यही हाल है। भाषाओं पर काम करने वाले एथनोलॉग ने ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की 7,000 में से 44% भाषाएं और बोलियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही हैं। बोली बानी को संभालने रहने में भारत का अब तक का रिकॉर्ड दुनिया के अन्य देशों से कहीं बेहतर रहा है, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की धमक के बाद मामला कुछ बिगड़ता जा रहा है। बड़ी वजह यह है कि स्थानीय स्तर पर हमने अपनी बोली बानी में किस्सा गोई की परंपरा को नज़रअंदाज किया। एक समय था जब किस्सा गोई घर घर का किस्सा हुआ करती थी। घरों, परिवारों और मोहल्लों में बड़े बूढ़ों की कहानियाँ, किस्से अपनी बोली बानी में हुआ करते थे। उनके स्थानीय शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों की मजबूती थाती को सोशल मीडिया के प्रसार ने कमज़ोर कर दिया। शोध बताते हैं कि अपनी बोली बानी में किस्सा गोई मानसिक सेहत की गहराई से प्रभावित करती है। वास्तव में जिन बुजुर्गों का अकेलापन का शिकार होने से हम रोक नहीं पा रहे हैं, उन्हें किस्सों के साथ लाने पर उनका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और सफल जीवन जीने के लिए फलसफों की थाती को लगातार नया कर सकते हैं। पिछले दिनों कर्नाटक के एक विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने पाया कि जिन युवाओं के पास अपनी बोली बानी की ताकत थी, वे आत्मविश्वास से जीवन बिता रहे थे और उनमें आत्महत्या की दर भी लगभग 0 थी। इसी तरह का अध्ययन स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, जहां लोगों ने अपनी भाषा में किस्सा गोई को अपनाकर युवाओं में जीवन के बेहतर ढंग से जीने और कुछ नया करने की प्रति ललक बढ़ा दी। भारतीय ज्ञान परंपरा किस्सा गोई या दस्ता गोई को बेहतरीन स्थान मिलता रहा, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी के साथ होड़ में अपनी इस विधा को कुछ मंचों तक सीमित कर दिया और वह भी कुछ लोगों तक। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि स्कूल कॉलेजों में अपने इलाके की बोली बानी में किस्सों को कहानी कहने वाले बुजुर्गों को आमंत्रित किया जाए और उनकी किस्सा गोई से विद्यार्थियों को जोड़ा जाए। विद्यार्थियों को अपने गांव, परिवार, इलाके की संस्कृति से जुड़ी जानकारियों को अपनी स्थानीय बोली में किस्सों के रूप में सुनाने को प्रेरित किया जाए। इसमें ध्यान रखना होगा कि शब्दों और उनसे जुड़ी ध्वनियों तथा सांस्कृतिक आभावों से विद्यार्थियों को कुछ तरह परिचित कराया जाए कि वे रोज़मर्रा की बातचीत में उनके प्रयोग से हिचकिचाएं नहीं, बल्कि सामने वाले तक उसे संप्रेषित करें। गौर कीजिए, जिन जगहों की अपनी बोली बानी लुप्त हो गई, वहाँ का पारंपरिक ज्ञान प्रसार भी कमज़ोर हुआ है। इसलिए समय आ गया है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी का सही ढंग से प्रयोग करते हुए अपनी बोली बानी को बचाने का प्रयास करें। साथ ही अपने बुजुर्गों की किस्सा गोई में वापस पटरी पर लाने का काम करें, ताकि यह परंपरा निरंतर पाने में
पीछे ना रहे और नए नए किस्सा गो तैयार होने से शब्दों की दुनिया बची रहे। श्री श्री आनंद मूर्ति जी का लेख है ब्रह्म परम औषधि। मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु प्राणी है। वह हर एक वस्तु, घटना और परिस्थिति के पीछे छिपे कारण को जानना चाहता है। यही जिज्ञासा विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म की जन्मदात्री रही है। यदि हम संसार की किसी भी वस्तु का विश्लेषण करना प्रारंभ करें तो पाएंगे कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण का परिणाम है। उदाहरण के लिए रसगुल्ले का कारण दूध है और दूध का कारण गाय, गाय स्वयं किसी पूर्व कारण का परिणाम है। इस प्रकार कारण और परिणाम की यह श्रृंखला अनंत प्रतीत होती है। यदि मनुष्य इस श्रृंखला का धैर्यपूर्वक अनुसरण करता जाए तो अंततः वह उस बिंदु तक पहुंचता है जहां बुद्धि आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाती है। वहाँ एक ऐसा परम कारण विद्यमान है जो स्वयं किसी अन्य कारण का परिणाम नहीं है। भारतीय दर्शन उसे ब्रह्म कहता है। सभी कारणों का कारण समस्त सृष्टि का मूल आधार है। वह स्वयंभू है, उसका कोई पूर्व कारण नहीं, इसलिए उसे किसी विशेष रूप, आकार या सीमा में बांधना संभव नहीं। यहाँ से आध्यात्मिक साधना का वास्तविक आरंभ होता है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है कि परम सत्ता किसी सीमित रूप में कैद नहीं की जा सकती, तब उसकी दृष्टि व्यापक होने लगती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को किसी विशेष रूप, समुदाय या सीमित कल्पना तक बांध देता है तो वह सत्य व्यापकता से दूर रह जाता है। ऐसी साधना अंततः निराशा और भ्रम का कारण बन सकती है। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि अमर तत्व का मार्ग श्रद्धा, एकाग्रता और निष्कपट समर्पण से होकर गुजरता है। जब साधक पूरे मन से परम चेतना को अपनाता है तो उसके जीवन में गहरा परिवर्तन आता है। यह अमर तत्व केवल शरीर की अमरता नहीं बल्कि दुखों और बंधनों से मुक्ति की अवस्था है। मानव जीवन में दुखों की समस्या सदैव रही है। भूख लगती है तो भोजन चाहिए, रोग होता है तो औषधि चाहिए। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों की भारतीय दर्शन में अर्थ कहा गया है। भोजन भूख मिटाता है, दवा रोग कम करती है, धन जीवन की अनेक कठिनाइयों को सरल बनाता है। इन सब की भी एक सीमा है। आज मिटी हुई भूख कल फिर लौट आती है। आज ठीक हुआ रोग भविष्य में पुनः उत्पन्न हो सकता है। धन और संसाधन भी स्थायी सुरक्षा या चिरस्थायी सुख की गारंटी नहीं दे सकते। यही कारण है कि भारतीय मनीषियों ने अर्थ को आवश्यक तो माना किंतु अंतिम लक्ष्य नहीं। जीवन की मूल समस्या अस्थायी कष्टों का समाधान नहीं बल्कि दुखों के मूल का कारण से मुक्ति है। और यह मुक्ति बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि उस परम चेतना की अनुभूति में निहित है जो सभी सीमाओं से परे है। सारे लेख कंप्लीट हो गए।